हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 का टॉपिक कैपेसिटेंस। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम जस्ट कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और डीप इंसाइट ये पता करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बच्चों कैपेसिटेंस जो वर्ड बना है वो कैपेसिटीज वर्ड से बना है और कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेज, है ना, कि कोई चीज़ कितना स्टोर कर सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे एक बकेट है ना, तो बकेट की एक लिमिट होती है कि भाई इसमें 5 लीटर पानी आ सकता है या 10 लीटर वाटर आ सकता है या 20 लीटर वाटर आ सकता है। मीन्स अगर उसकी 10 लीटर कैपेसिटी है तो 10 लीटर से उसमें वाटर एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। अगर आप 10 लीटर से ज़्यादा वाटर कर भी देंगे उसमें तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, होता है। सिमिलरली जैसे फ़ोन होता है ना, मोबाइल फ़ोन, तो उसमें एक स्टोरेज होती है ना, रैम रोम। तो जैसे कि मान लीजिए जो एक्सटर्नल मेमोरी है, सपोज कीजिए वो 128 GB है, तो क्या मतलब है उसका कि आप 128 GB से डाटा उसमें स्टोर नहीं कर सकते, करेगा ही नहीं वो, होता है नहीं होता। तो वो क्या है, उसकी कैपेसिटी है। ठीक वैसे ही बच्चों अब हमारे पास यहां पर जो मुद्दा है वो ये है कि वी वांट टू स्टोर चार्ज। हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। अब चार्ज जिसके ऊपर स्टोर किया जाएगा, लाइक डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स जो मैंने आपके मोबाइल फ़ोन बकेट वाला एग्जांपल दिया, तो सपोज कीजिए हम कोई भी, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, कोई किसी चीज़ के ऊपर मतलब हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो हमें डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम, कि भाई आप उस पर इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे कि भाई चार्ज किसके ऊपर स्टोर किया जाता है, कितना स्टोर किया जा सकता है, और कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो आप में से जो हो सकता है आपने बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा हो ये चैप्टर, है ना, और बहुत से ने नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो समझ जाएंगे कि जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं ना डेफिनेशन, तो कैपेसिटेंस की ये डेफिनेशन है बच्चों, Q चार्ज V पोटेंशियल, मतलब चार्ज टू पोटेंशियल जो रेशियो होता है उसको कैपेसिटेंस कहा गया है। तो बच्चों बात ये आती है कि इफ वी थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, तो मन में एक सवाल आता है कि साहब उसे कैसे पता चल गया कि Q और V का जो रेशियो है वो हमें कैपेसिटेंस देगा। सोचने वाली बात है। नहीं भाई, रटने को तो कुछ भी रट लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर बात समझने की ही है, और अब मैं समझता हूं कि साइंस मैथ्स मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तो ऐसे ही सब्जेक्ट हैं कि भाई इनको तो समझना ही चाहिए कि ये है क्या चीज़, क्यों है ये, है ना। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब हम साइंस मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारे क्वेश्चंस मार्क हमारे माइंड में होने चाहिए उस वक्त, और हम क्वेश्चंस लगाते रहने चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि भाई Q और V का जो रेशियो है वो कैपेसिटेंस है, तो आपके मन में आना चाहिए सर भाई आपको कैसे पता चल गया कि ये Q और V का रेशियो कैपेसिटेंस होगा, ये हमें कैपेसिटी देगा, है ना। बात पते की है, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम केवल छोटा सा लेक्चर है ये, इसमें केवल यही पता करेंगे कि भाई एक्चुअली व्हाट इज कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों बात आ रही थी कि कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो वर्ड आया है आपका कैपेसिटी से, और कैपेसिटी का मतलब होता है टू स्टोरेज। टू स्टोरेज कहने का मतलब कुछ चीज किसी चीज को स्टोर करने की लिमिट, है ना। जैसे मैंने बकेट का एग्जांपल दिया, मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की मेमोरी का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर एक लिमिट है, क्लियर। अब जैसे कोई चीज़ जब स्टोर करते हैं तो किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर ही स्टोर किया जाता है। जैसे वाटर को हम बकेट में स्टोर कर रहे हैं, है ना,
डाटा को हम मेमोरी कार्ड में स्टोर कर रहे हैं। तो बात आती है कि चार्ज को किस पर स्टोर किया जाता है, चार्ज को किस पर स्टोर किया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां कहीं भी बात आएगी कि चार्ज दिया जा रहा है किसी बॉडी को, तो वो बॉडी या तो बॉडी जो होगी या तो वो इंसुलेटर होगी, क्या, इंसुलेटर की, ठीक है, और या फिर वो बॉडी होगी बच्चों मेटल की, ठीक है, मेटल्स बोले तो कंडक्टर। क्लियर, मतलब वी हैव टू ऑप्शंस, भाई हम इंसुलेटर को भी चार्ज दे सकते हैं और हम कंडक्टर को भी चार्ज दे सकते हैं, है ना। चार्ज देने का मतलब चार्ज स्टोर करना ही हो गया। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, हम उसको चार्ज दे रहे हैं, मतलब हम उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम इंसुलेटर्स के ऊपर भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कंडक्टर्स के ऊपर भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। वी हैव टू ऑप्शंस। लेकिन बात आती है कि अब इनमें से हमारे लिए सूटेबल कौन सा है, इनमें से हमारे लिए सूटेबल कौन सा है, मतलब अब हम इंसुलेटर पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं या मेटल्स पर चार्ज स्टोर करें। तो साहब दोनों को ही लेते हैं, बारी बारी से अपने आप पता चल जाएगा कि हमें कौन सा लेना है। तो बच्चों अगर सपोज करो गलती से हमने इंसुलेटर के ऊपर चार्ज स्टोर कर लिया, किसके ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर, सही है साहब। तो बच्चों ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका कि जैसे वो होता है ना कैंपर, पानी भरने वाला कंटेनर, तो उसमें एक टैप आती है ना, जैसे उसमें हमने पहले पानी स्टोर कर दिया, फिर ज़रूरत पड़ने पर हम टैप से पानी ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि कंपनी उस टैप को लगाना भूल गई, सपोज कीजिए कि कंपनी उस टैप को लगाना भूल गई और ऊपर भी ऐसा सिस्टम है कि साहब एक बार लगने के बाद वो खुलेगा नहीं। सपोज अब पानी तो भर दिया और वो बंद हो गया, वो खुलेगा नहीं। तो सोचिए क्या आप उसमें से पानी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो फिर किस बात का रहा वो स्टोरेज। भाई हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो भविष्य के लिए स्टोर करते हैं, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर हम उस चीज़ को यूज कर सकें। सिंपल सी बात है ना। तो हमने पानी स्टोर किया था ये सोच के कि भाई पिकनिक पे जा रहे हैं तो कहीं रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ी, प्यास लगी तो पी लेंगे। अब देखा, जब प्यास लगी देखा तो अब उसमें कोई जुगाड़ ही नहीं है ऐसा कि भाई उसमें से पानी कैसे निकालें। तो वो जो हमने पानी स्टोर किया वो किसी मतलब का रहा, हमारे नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप किसी इंसुलेटर को चार्ज स्टोर कर देते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपने वही किया जो आपने वो कंपनी कैंपर में टैप लगाना भूल गई थी, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर पे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। मान लीजिए ये कोई बॉडी है और मैंने ये इंसुलेटर है, मैंने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है, मैंने इसको चार्ज दे दिया सपोज। अब ज़रूरत पड़ने पर जब मतलब मुझे चार्ज की ज़रूरत पड़ी और मैं इसे चार्ज लेना चाहता हूँ तो ये तो चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देगी, चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देगी, चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकता, इंसुलेटर है भाई। तो कहने का मतलब ये जो चार्ज मैंने स्टोर कर लिया ये मेरे किसी मतलब का नहीं रहा, मेरे किसी यूज का नहीं रहा। तो यहाँ से एक बात तो ये निकलती है कि चार्ज हमको स्टोर किसके ऊपर करना है बच्चों, मेटल्स के ऊपर। किसके ऊपर स्टोर करना है, मेटल्स बोले तो कंडक्टर्स के ऊपर करना है। बच्चों हर चीज़ का लॉजिक होता है, आपको हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई हम इंसुलेटर्स के ऊपर चार्ज स्टोर क्यों नहीं कर सकते, मेटल्स के ऊपर स्टोर ही क्यों कर रहे हैं। तो हर चीज़ का लॉजिक होता है। अब जो मैं तो आपको वही पढ़ाना चाहता हूँ, बाकी डायरेक्ट पढ़ाने को ये भी तरीका हो सकता है कि आए साहब और कैपेसिटेंस डिफाइन की डायरेक्ट के कैपेसिटेंस दिस एंड दिस, काम ख़त्म। फ़ायदा क्या है उसका? मैं मानता हूँ कि वो यूजलेस स्टडी है। जब तक आपको किसी चीज़ का मीनिंग ही नहीं पता है तो वो स्टडी किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। अब साहब तो ये बात तो तय हो गई कि फॉर टू स्टोर चार्ज वी यूज कंडक्टर्स
कंडक्टर्स। ये बात समझ में आ गई ना, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि कंडक्टर्स पर हम जब चार्ज स्टोर कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उस चार्ज को हम जब मन करेगा तब हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स चार्ज को ईजीली क्या करा देते हैं, फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है साहब। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बात आती है कि सपोज करो ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, मेटालिक बॉडी है, ठीक है, और मैं इसको चार्ज देना चाहता हूँ, मतलब चार्ज स्टोर करना चाहता हूँ। तो बात ये आती है कि मैं क्या इसको अनलिमिटेड चार्ज दे सकता हूँ, या उस चार्ज की कोई लिमिट होगी कि भाई मैं इस कंडक्टर को मैक्सिमम इतना ही चार्ज दे सकता हूँ और उससे ज़्यादा चार्ज मैं नहीं दे सकता। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है ना? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बकेट का, कि भाई उसकी लिमिट है कि मैक्सिमम इतना ही वाटर फिल कर सकते हैं इसमें, है ना। मेमोरी कार्ड की मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर मेमोरी कार्ड की एक लिमिट होती है कि भाई मैक्सिमम इतना ही डाटा इसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही क्या कंडक्टर की लिमिट है कि भाई इस कंडक्टर को हम एक इतना मतलब चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते? तो बात आती है यस, हम हर एक कंडक्टर की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम चार्ज नहीं दे सकते। और देना भी चाहेंगे तो नेचर देने नहीं देगी। अगर हम देना भी चाहेंगे तो यूं समझिए कि नेचर उसको देने भी नहीं देगी चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि नेचर कैसे नहीं देने देगी सर, है ना? तो देखिए, सपोज करिए बच्चों, मैंने इसको ये सपोज कीजिए कि ये जो मेटालिक स्फीयर है ये एयर में रखा हुआ है, सपोज, ठीक है ना, और मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट किया। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है कि मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिया। भाई मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब साहब क्या होगा, इस पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया साहब, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज है, जैसे जैसे ये चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लियर है? अब बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब समझना बात को कि मतलब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इस कंडक्टर को एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा चार्ज हम क्यों नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब इनमें से कोई भी एक एटम मैं अगर ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने ये एटम एक ले लिया, तो इसमें क्या है, ये साहब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और ये सपोज इलेक्ट्रॉन है आपका, और ये किस में रखा हुआ है एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर एक फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर किधर लगाएगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE, है ना, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E/E। क्लियर? इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये जो फोर्स हैं दोनों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है न्यूक्लियस पर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जिसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को अलग अलग करना चाह रहा है। देखिए भाई ये फोर्स न्यूक्लियस को इधर ले जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स इधर ले जा रहा है, तो कहने का मतलब दोनों को अलग अलग करना चाह रहा है, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो एटम को ब्रेक करना चाह रहा है। अब क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पर चार्ज देते जाएंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो फोर्सेज हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? एट सम मूवमेंट ये फोर्सेज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएंगे कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब क्योंकि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है,
अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, नेगेटिविटी निकल आई इसमें से, और नेगेटिविटी निकल आई तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, पॉजिटिव आयन। क्लियर है। तो एयर इज इंसुलेटर, भाई एयर इंसुलेटर है, और इंसुलेटर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। और अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक के साथ ये फिनोमेना हो जाए कि डाइइलेक्ट्रिक के जो डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था और उसके जो एटम्स हैं वो आयोनाइज हो गए, है ना, जो डाइइलेक्ट्रिक के एटम्स हैं वो आयोनाइज हो गए, दैट फिनोमेना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक एटम के साथ हुआ है वो सबके साथ होगा। कहने का मतलब ये वाला एटम भी पॉजिटिव आयन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी पॉजिटिव आयन बन गया, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी पॉजिटिव आयन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी पॉजिटिव आयन बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब डाइइलेक्ट्रिक का टूटना। तो डाइइलेक्ट्रिक के जो मतलब शब्दों में ही, मतलब वर्ड्स में ही मीनिंग छुपा हुआ, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कहने का मतलब डाइइलेक्ट्रिक के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। क्लियर। अब बच्चों क्या हो रहा है, हम यहाँ पे चार्ट देते आ रहे थे, जैसे ही सराउंडिंग का मीडियम जो है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे ही उसमें ये फिनोमेना होगी डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो उस जो कंडक्टर है उसकी सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब इस कंडक्टर पर है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करने लगेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो अब देखना समझना आप, मान लो इसको हमने चार्ज दिया Q, कैपिटल Q, मतलब जैसे ही कैपिटल Q चार्ज हुआ एट वंस ये फिनोमेना हो गई, है ना। और उसके बाद क्या है कि हम इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, और इधर से ये कंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, रिसीव। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक पॉजिटिव बढ़ा, उधर से एक इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर से एक इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट कर लिया। आर यू गेटिंग और नॉट। मैं समझ रहा हूँ क्या आप समझ रहे हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा उसके बाद हम कितने भी इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं, जो कंडक्टर है वो अपनी सराउंडिंग से जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं ना, वो सराउंडिंग से उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करता जाएगा, रिसीव करता जाएगा। कहने का मतलब जो चार्ज उसको हम दे चुके हैं वो क्या हो चुका है, अब आपका कांस्टेंट हो चुका है, मतलब उससे ऊपर चार्ज अब नहीं बढ़ रहा। आर यू गेटिंग और नॉट। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडक्टर की एक मैक्सिमम लिमिट है, और वो लिमिट कौन कर रहा है, सराउंडिंग मीडियम। कहने का मतलब आप उसको चाहकर भी एक लिमिट से चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप चार्ज देते चले गए तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसका सराउंडिंग मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उसके बाद जो बॉडी को चार्ज हम दे चुके हैं उससे ऊपर चार्ज नहीं जा पाएगा। क्लियर। तो ये फिनोमेना आपको पता होनी चाहिए, कोई भी पूछ लेता है कि भाई डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है ना। और एक और चीज, अब यहां पर जब बात चल ही रही है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइइलेक्ट्रिक breakdown takes place is called dielectric strength of the डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर ये डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की फिनोमेना हुई है ना, वो मिनिमम वैल्यू है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे
एयर के लिए 3 × 10⁶, आई थिंक 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर कहीं एयर है और उस जगह पर हमने 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा मतलब 3 × 10⁶ है या फिर 3 × 10⁹ है, ठीक है ना। एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि अगर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया तो समझिए कि उस जगह पर जो एयर है वो क्या हो जाएगी, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब आयोनाइज हो जाएगी एयर, है ना। तो जो थंडर स्टॉर्म होता है, जिस जगह पर हम कहते हैं कि बिजली गिरी, तो उस जगह पर वही होता है कि उस जगह पर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर या ज़्यादा हो जाता है और उस पर्टिकुलर रीजन की जो एयर है बिकम्स आयोनाइज और वो कंडक्टर बन जाती है, क्योंकि फ्री चार्जेज हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो उस जगह की एयर क्या हो जाती है, कंडक्टर हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये थी आपकी। अब साहब बच्चों एक बच्चे ने मुझसे पूछा, यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन किया उसने और बड़ा अच्छा क्रॉस क्वेश्चन किया उसने, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब क्रॉस क्वेश्चन क्या था बच्चों उसका, सोचना आप कितना लाजवाब क्वेश्चन किया था उस बच्चे ने। बोला कि सर ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर मीडियम है, यहाँ मीडियम है तो वो मीडियम का ब्रेक डाउन हो रहा है, इस वजह से हम इस कंडक्टर को एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाए। बोले सर अगर मैं इस कंडक्टर को वैक्यूम में रख दूँ, अगर मैं इस कंडक्टर को, सपोज कीजिए वही कंडक्टर है और मैं इसको किस में रख देता हूँ, वैक्यूम में, तो बोला सर अब तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा नहीं, क्योंकि अब तो कोई मीडियम ही नहीं है उसके सराउंडिंग में, तो अब तो हम जो मन करे जितना मन करे उतना चार्ज दे सकते हैं इसे, नहीं, अब भी हम इसको मनचाहा चार्ज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सपोज मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहता हूं तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला बच्चों मैंने, तो एक पॉजिटिव आ गया, है ना। खुद फील करना, फील करो। अब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आया होगा, लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब मुझे उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट अब क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। अब दो पॉजिटिव आ गए साहब। अब बच्चों जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर मुझे और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब दो पॉजिटिव है तो फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब तीन पॉजिटिव हो गए। अब बच्चों जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब तीन चार्ज थे, तीन पॉजिटिव चार्ज है ना। जब ऐसे पांचवा निकालूंगा, छठवां निकालूंगा तो चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है। और बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स कोई छोटा मोटा फोर्स नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फोर्सों में आता है। तो कहने का मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और चार्ज बिकम्स कांस्टेंट, मतलब उस लिमिट से ऊपर फिर हम चार्ज को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कैसे भी ले लीजिए, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है तो इस वजह से, और आप सोच रहे हो कि भाई अगर उसे वैक्यूम में रख दें तो वैक्यूम में भी रख दोगे तो लिमिट है उसकी, है ना। क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब बच्चों कंक्लूजन ये निकला कि एवरी कंडक्टर हैज अ मैक्सिमम लिमिट, every conductor has a maximum limit to store charge. Are you getting or not? ठीक है, ये बात रियलाइज हुई कि हर एक कंडक्टर की एक मैक्सिमम लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की, उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर हम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो कितनी बातें क्लियर हो गई कि चार्ज स्टोरेज ऑलवेज किसके ऊपर करना है, कंडक्टर के ऊपर, और हर कंडक्टर की एक मैक्सिमम लिमिट होगी जो
उससे ज़्यादा चार्ज हम किसी कंडक्टर के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये इतनी सारी बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब साहब अब बढ़ते हैं बच्चों हम कैपेसिटेंस की तरफ। तो बात आती है बच्चों कैपेसिटेंस, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी, क्या बोलते हैं हम? द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। अब साहब अब देखो एक चीज समझिए पहले कि सपोज करो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, ठीक है। और इस कंडक्टिंग स्फीयर पर सपोज करो Q पॉजिटिव चार्ज है ना। तो कंडक्टिंग स्फीयर का हम पोटेंशियल जानते थे। कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल होता था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। वेयर R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि Q एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कह सकते हैं। कहने का मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल, इस स्फीयर का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि इसका मतलब उस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज है ना। तो पोटेंशियल से हम चार्ज का आइडिया लगाते हैं कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा है इट मीन्स उस पर चार्ज ज़्यादा है, पोटेंशियल कम है इट मीन्स चार्ज उस पर कम है, क्लियर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि द चार्ज given to a conductor, the charge given to a conductor is directly proportional to the potential, है ना। द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। अब साहब इट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अब तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनलिटी की जगह जब हम इक्वल लगाते हैं बच्चों तो क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना। और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने ले लिया C, तो Q = CV, ठीक है। मैं भी आपको वो बता रहा हूं जो आपको बुक बताएगी, है ना। और आप कहीं भी जब देखेंगे तो आपको यही बताया जाएगा। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपको नई बात जो बताऊंगा वो उस पर आऊंगा मैं भी, है ना। तो Q = CV। अब वो कहेगा बच्चों कि ये आपका क्या है? दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो कहेगा बच्चों कि एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों किसी को दिक्कत हुई हो या ना हुई हो, जब उसने ये कहा, यहां तक कहा कि दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा साहब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन जब उसने ये कहा कि एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस, मतलब दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, मुझे दिक्कत हो गई। और मुझे दिक्कत क्यों हुई कि भाई तेरे को क्या कोई सपना आ गया, या कौन कह गए तेरे से? भगवान जी कह गए कि भाई इसको चुपचाप से क्या कह देना है? कैपेसिटेंस। मतलब उसे कैसे पता चल गया कि यार ये कैपेसिटेंस है? मुझे तो नहीं पता चल रहा। सोचने वाली बात है बच्चों, सोचो।
मन में अगर क्वेश्चन करो तो बहुत सारे हैं, और मन में यही सोच के पढ़ो अरे कि यार जो बता दिया ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, जो अच्छा लिख रहा होगा, गलत थोड़ी लिख रहा होगा, बात सही है, गलत नहीं लिख रहा। लेकिन थोड़ा हमको ये भी सोचना चाहिए ना कि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, यार क्या क्यों कब कैसे का कोई तो मतलब बनता है, कोई तो मतलब बनता है। मीन्स हमको यार ये तो समझ में पता होना चाहिए ना कि भाई हम इसको कैपेसिटेंस क्यों कह रहे हैं, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि यही कैपेसिटेंस है। मतलब कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, है ना, या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। मतलब ये सी हमको ये बताएगा कि उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, है ना। तो C इज इक्वल टू कहने का मतलब क्या है? Q अपॉन V, जो मैं आपको शुरुआत में मैंने बात की थी। आ गया नहीं आ गया? C इक्वल टू Q अपॉन V कहने का मतलब कैपेसिटेंस इज defined capacitance is defined as the ratio of charge given to the conductor, charge given to the conductor and charge given to the conductor to the rise in its potential। ठीक है, या कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड राइज इन इट्स पोटेंशियल। मतलब कैपेसिटेंस को अगर हमें डिफाइन करना है, तो क्या कह रहा है कि भैया चार्ज का और उस चार्ज को देने पर कंडक्टर के पोटेंशियल में जितना राइज हुआ, मतलब पोटेंशियल जितना बढ़ा, उन दोनों का जो रेशियो है वो हमें कैपेसिटेंस देगा। ठीक है साहब, रट लिया हमने, है ना। ठीक है साहब, और हमने क्या कर लिया? रट लिया कि हाँ ठीक है, Q अपॉन V क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो वो था जो आप जनरली पढ़ते हैं और आपको पढ़ाया जाता है। अब बात आती है, मैं डिस्कस करूंगा कि ये Q अपॉन V कैपेसिटेंस है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा, मैं समझता हूँ, नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आएंगे हम इसकी किस पर? रिसर्च पर। ठीक है, कि भाई ये C इज इक्वल टू Q अपॉन V, उसे कैसे पता चल गया कि ये तो कैपेसिटेंस दे रहा है कंडक्टर की। ठीक है, तो अरे बड़ी मजेदार होती है यार ये फिजिक्स। कब? जब हमको हर बात के बारे में ये पता हो, क्या, क्यों, कब, कैसे। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है। देखिए बहुत इजीली समझ में आएगा आपके, है ना। एक एनालॉगी वर्ड होता है, ठीक है, आपने सुना हो एनालॉगी, कोई एनालॉगी बोलता है, कोई एनालॉजी बोलता है। इसका मतलब होता है सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट फील्ड्स। दो अलग अलग फील्ड हैं और आप उनमें क्या ढूंढ रहे हैं? सिमिलरिटी, है ना। तो ये कंटेनर है ना। दो ले लेता हूं, चलो, एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, जैसा जो ये है वही ये है ना। भावनाओं को समझें, कोई छोटा बड़ा लग रहा हो तो शब्दों पर ध्यान दें कि दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं। इसमें वाटर भरा हुआ है सपोज यहां तक, और इसमें वाटर भरा हुआ है बच्चों यहां तक। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। अब साहब इसमें यहां तक भरा हुआ है आपका वाटर, इस हाइट तक, सपोज ये H1 है। ठीक है, H1, और इस वाले कंटेनर में जो भरा हुआ है वो H2 हाइट तक भरा हुआ है। दोनों आइडेंटिकल कंटेनर हैं। अब बच्चों सपोज करो आपसे पूछे कोई
कि भाई बताओ इनमें से कौन से कंटेनर में ज़्यादा वाटर भरा हुआ है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या कहोगे कि मान लो ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है, तो आप क्या कहोगे कि ये भी कोई पूछने की बात है, बी में भरा हुआ है ज़्यादा, बी में ज़्यादा पानी है। तो आपसे पूछेगा भाई कैसे बताया, अरे कि इसमें लेवल ऑफ वाटर ज़्यादा है, इसमें लेवल ऑफ वाटर कम है, इसमें ज़्यादा हाइट तक पानी भरा हुआ है, इसमें कम हाइट तक पानी भरा हुआ है। बोले यार अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो आपने कैसे क्या मतलब क्या कैसे पता किया कि अमाउंट ऑफ वाटर, मान लो मास ले लेता हूं मैं, मास ऑफ वाटर, ठीक है, या वॉल्यूम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। मास ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ वाटर इन कंटेनर, ठीक है। कहने का मतलब m मास हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, तो जिस कंटेनर में h ज्यादा होगी उसमें मास ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात। अब साहब एक बात बताइए साहब कि एक साहब ऐसे लो, एक कंटेनर है ये और अब एक कंटेनर है आपका ये छोटा, सही है ना, ये छोटा कंटेनर है, क्लियर। और ये जो अब h है, सपोज करो ये 1 मीटर है ना, ये h कितनी है 1 मीटर, और इसमें भी इसके लेवल पर यहां 1 मीटर ले लो, ये भी कितनी है h 1 मीटर। ध्यान से बेटा एक एक बात को ध्यान से समझना बच्चों मेरी, है ना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उससे क्या है, आपको कैपेसिटेंस फील हो जाएगी, रियलाइज हो जाएगी कि एक्चुअली हाँ Q और B वाकई क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। तो ये दो अलग अलग साइज के कंटेनर लिए मैंने, ये बड़ा कंटेनर है, ये छोटा कंटेनर है। ऐसे मानो जैसे एक जो ऊपर वाटर टैंक होता है ना हमारे घरों में ऊपर रखा रहता है, एक तो वो टैंक है, और एक है साहब हमारा, सपोज करो एक सॉफ्ट ड्रिंक वाली बोतल है ना, 1-1 मीटर मतलब ले लिए मैंने, मान लो कि 1 लीटर की बोतल है, 1 मीटर की हाइट की, और 1 मीटर हाइट का वो ऊपर वाला टैंक है पानी का। और आपसे कहा गया कि इन दोनों में 1-1 मीटर हाइट तक वाटर भरिए, मतलब इसमें भी भरना है और इसमें भी भरना है ना, इस हाइट तक। अब आप बताइए आपको कौन से वाले कंटेनर में ज्यादा पानी भरना पड़ेगा, मतलब कौन से कंटेनर में ज्यादा मास आएगा पानी का। तो ये भी ओबीएस सा क्वेश्चन है कि भाई इस वाले कंटेनर में हमें ज्यादा पानी भरना पड़ेगा। बात आई समझ में नहीं आई, हमें इस वाले कंटेनर में ज्यादा पानी भरना पड़ेगा, क्लियर। अब बच्चों यहां पर एक चीज समझते हैं कि मुझे किसी कंटेनर के बारे में यह पता करना है कि यार किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है, समझना। इसकी 1 मीटर हाइट में हमें ज्यादा पानी भरना पड़ रहा है और इसकी 1 मीटर हाइट में हमें कम पानी भरना पड़ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन से में ज्यादा पानी आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो 1 मीटर हाइट के लिए ज्यादा पानी ले रहा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ये 1 मीटर हाइट के लिए कम पानी ले रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी कम है। सिंपल सी बात है ना। तो सपोज करो कोई कंटेनर h हाइट के लिए कितना पानी लेता है, m, तो 1 मीटर हाइट के लिए बच्चों कितना पानी लेगा, m/h, ठीक है। तो ये जो m/h है ये क्या है, 1 मीटर हाइट के लिए डाला गया पानी, और 1 मीटर हाइट के लिए जिसमें पानी ज्यादा डाला जा रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, समझ रहे हैं। और जिसमें 1 मीटर हाइट के लिए पानी कम डाला जा रहा है उसकी कैपेसिटी कम है, और जिसमें ज्यादा डाला जा रहा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सही है। तो कहने का मतलब ये जो m/h है, 1 मीटर हाइट के लिए डाला गया पानी, 1 मीटर हाइट के लिए डाला गया अमाउंट ऑफ वाटर क्या देगा हमें बच्चों, उसकी कैपेसिटी, बोले तो कैपेसिटेंस, हाँ या ना, समझ में आई बात। कहने का मतलब 1 मीटर के लिए पता करना है, आपके पास डिफरेंट कंटेनर हैं, सबके 1-1 मीटर में पानी डाला, जिसने सबसे ज्यादा पानी लिया 1 मीटर हाइट के लिए उसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है। ये बात पक्का है
मैं समझता हूं कि ये जो समझ में आ गया होगा, है ना। अब साहब एनालॉजी देखिए, अब एनालॉजी देखिए बच्चों कि जैसे यहां पर तो है अमाउंट ऑफ वाटर, क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, और अमाउंट ऑफ वाटर के साथ क्या बढ़ता है, लेवल ऑफ वाटर। मतलब हम जैसे जैसे पानी बढ़ाते चले जाएंगे, लेवल ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहां तो है आपका अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के केस में, और यहां हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटेंस में, वो अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। जिस तरह से हम इसमें पानी भर रहे हैं, कभी कितना पानी, कंडक्टर में क्या भरेंगे, चार्ज, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पानी भरते जाएं, हम ऊपर से पानी डालते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, तो क्या बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा वाटर का। तो जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते जाएं तो क्या बढ़ता जाएगा, उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर है, और यहाँ है आपका लेवल ऑफ हाइट, लेवल ऑफ हाइट, और यहाँ बच्चों हमारा है आपका लेवल ऑफ पोटेंशियल, लेवल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, V। यहाँ हाइट H, और यहाँ लेवल पोटेंशियल V, यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर M, और यहाँ आपका चार्ज Q, ठीक है बच्चों। बच्चों लॉजिकली समझ में आनी चाहिए चीजें कि ये क्यों हैं, क्यों कह रहे हैं इसे हम कैपेसिटेंस, बस रटना नहीं है ना। फिजिक्स में अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये ऐसा होता है, ऐसा दिया गया है, तो मैं कह रहा हूं वो आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए साहब, अब यहां पर है एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और एक ये कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं, है ना। अब साहब मुझे इन दोनों का एक एक वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है। क्या करना है, एक एक वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है, मतलब इसका पोटेंशियल भी 1 वोल्ट करना है मेरे को, और इसका भी पोटेंशियल 1 वोल्ट करना है। अब बच्चों फॉर्मूला देखिए, V इक्वल टू होता है K Q अपॉन कैपिटल R। अब दोनों का पोटेंशियल सेम, कांस्टेंट, हाँ या ना, ठीक है भाई, दोनों का सेम करना ना, तो V तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बोलिए हाँ या ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा, वही है डे टू डे लाइफ वाला, जो बाल्टी साइज में बड़ी होगी उसमें ज्यादा पानी भरा जाएगा, वैसे ही जो कंडक्टर साइज में बड़ा होगा उस पर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो कहने का मतलब मैंने दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया, 1 वोल्ट, कभी मेरे को इसका भी 1 वोल्ट, जैसे वहां मैंने हाइट की थी कि 1 मीटर हाइट तक पानी भरना है। अब 1 वोल्ट के लिए जिसमें ज्यादा चार्ज आ रहा है, 1 वोल्ट के लिए जिस कंडक्टर में ज्यादा चार्ज आ रहा है, तो कौन से में ज्यादा चार्ज आएगा, जिसकी रेडियस मतलब जिसका साइज बड़ा होगा, तो इस पर चार्ज ज्यादा आएगा, है ना। तो जैसे वहां अभी आपने देखा कि जिस कंटेनर में 1 मीटर हाइट के लिए हमें ज्यादा पानी भरना पड़ रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा पानी स्टोर करेगा। वैसे ही कंडक्टर्स के केस में बच्चों, जिस कंडक्टर का पोटेंशियल हमको 1 वोल्ट करना है, उसके मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, सबका 1 वोल्ट पोटेंशियल करना है, तो जिस कंडक्टर को हमें ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है फॉर द सेम राइज इन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जिस कंडक्टर को हमें ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है, इट मीन्स वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। यही तो मतलब निकला, है ना। तो अब इसको जनरलाइज कर दूं तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है और इसकी कैपेसिटेंस कम है ना, क्योंकि इसकी रेडियस कम है तो इसको मुझे ज़्यादा मतलब कम चार्ज देना पड़ेगा, इसकी रेडियस ज़्यादा है तो मुझे इसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा फॉर द सेम पोटेंशियल। अब इसको जनरलाइज करूं कि सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, मुझे इसका पोटेंशियल B करना है, V कुछ भी, और उस B पोटेंशियल के लिए मुझे इसे चार्ज देना पड़ रहा है कितना, Q। तो मैं कैसे कहूँगा यूनिटरी मेथड से, B पोटेंशियल के लिए मुझे चार्ज देना पड़ा कितना, Q। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा बच्चों, Q अपॉन V। हाँ या ना, आ गया वही। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए मुझे जितना, अभी मैंने यहां पर क्या देखा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए जिस कंडक्टर को ज्यादा चार्ज देना पड़ रहा है, मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। है या ना, क्लियर। तो कहने का मतलब Q अपॉन V क्या है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया गया चार्ज, और 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा
मीन्स उसकी कैपेसिटेंस, मतलब वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, तो Q और V का रेशियो हमें क्या देगा बच्चों? कैपेसिटेंस। हाँ या ना? तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि भाई Q का और V का जो रेशियो है वो हमें क्या देगा बच्चों? Q और V का जो रेशियो है वो हमें देगा कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये थी यहां से कि ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन Q/V कैसे आई। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था, मैंने आपको बोला था कि मैं आज के लेक्चर में आपको कैपेसिटेंस का मीनिंग समझा जाऊंगा कि एक्चुअली कैपेसिटेंस है क्या, C=Q/V ये कैसे डिफाइन किया गया, ये हमें किस तरह से कैपेसिटेंस देता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इससे आगे बढ़ेंगे, और तब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।